18 मेडल आपको मिलेंगे। मतलब लोगों के पास तो मुझे नहीं लगता इतने कपड़े भी होते होंगे पहनने के लिए। 18 प्लेयर 18 मेडल का है, इसलिए चला कि कभी चोटें लगी, कभी आपको निराश इस चीज से होना पड़ा। इंडिया कैंप से वापस आए, दूसरे दिन अपने आप को फिर से तैयार करना, 18 तक पहुंचने का संघर्ष बहुत ही बड़ा अपने आप में खेलना चाहता है, किसी गेम को परस्यू करता है तो उनको ऐसे लगता है कि स्पोर्ट्स में कोई फ्यूचर नहीं करने कि आप पढ़ो, आप मतलब आपका बहुत ही मतलब फ्यूचर है, जबकि आपके बच्चों को कितना सपोर्टिव रहे उनके पेरेंट्स उसके साथ। पेरेंट्स का इसमें बहुत बड़ा रोल है, एजुकेशन भी बहुत जरूरी है और आप स्पोर्ट्स भी कराओ उसमें। देखो आपका बच्चा किस फील्ड में जाता है, अगर वो खेल खेलना चाहता है कोई भी गेम, सपोर्ट करो, उसके साथ खड़े हो, बच्चा आपको 100% देगा फिर उस चीज को। 2019 में आई गवर्नमेंट का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, वो आपको परशुराम अवार्ड मिला है। ऐसे हर साल दिया जाता है, ये जो उस साल का बेस्ट प्लेयर रहा होता है हर गेम का, उस बच्चे को दिया जाता है और जिसकी अचीवमेंट हाई हो उसको दी जाता है। मैं उस चीज का सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। ये पल आपके जीवन में ऐसे रहा होगा तो हाँ बस अपनी अब नहीं, मैं अपनी और अगले दिन आप किसी के। निराशा तो ज़्यादा उस टाइम होती थी जब इंडिया कैंप से वापस आते थे और अपने आप को ऐसा फील करती थी कि नहीं यार अब नहीं। उस टाइम का वो समय मैं बता नहीं सकती कि किस से शेयर करूँ क्या, जब ऐसी चीज़ें होती थी। मतलब आपका सपने तो सारे ही आपके साकार हुए हैं, आपके पास मेडल हैं, आपने नेशनल अवार्ड्स जीते हैं। क्या ऐसी डिज़ायर है जो आपकी पूरी नहीं हुई एज ए स्पोर्ट्स पर्सन? दिल की इच्छा है वो यही था कि मैं इंडिया के लिए खेलना चाहती थी और गोल्ड मेडल लेके आना चाहती थी। आपको मेडल पहनाया जाता, आपका नेशनल एंथम स्टार्ट होता है तो फिर एक प्राउड मोमेंट, बहुत ही प्राउड मोमेंट है। हर हर महादेव। आज की हमारी गेस्ट हैं स्टेट अवार्ड से सम्मानित निर्मला चौहान, जिनकी इंस्पायरिंग जर्नी और स्पोर्ट्स इनसाइट हमें कुछ ना कुछ वैल्यूएबल प्रोवाइड करवाएगी। हेलो निर्मल जी, आपका आज बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल में। धन्यवाद दी आपका। तो जैसे कि मैं तो आपकी जर्नी को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप एक बहुत अच्छी खिलाड़ी रही हैं। तो जो लोग आपको नहीं जानते हैं या तो उनके लिए आप थोड़ा बताएं कि आप कौन हैं और अभी वर्तमान में आप क्या कर रही हैं? जी बिल्कुल, मेरा नाम निर्मला चौहान है। मैं वर्तमान में एक्साइज़ एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट स्टेट टैक्स एंड एक्साइज़ ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ और वहाँ पे अपनी सेवाएँ दे रही हूँ। अच्छा, तो कबड्डी की प्लेयर होना और साथ में ही इतनी अच्छी डिज़िग्नेशन पे आप हैं आज, एक्साइज़ डिपार्टमेंट में जॉब मिलना, तो आपका पूरा क्रेडिट किसको जाता है? एज़ ए स्पोर्ट्स पर्सन आप कबड्डी को देना चाहेंगी? जी बिल्कुल, मैं जो आज इस पद पर हूँ वो कबड्डी की वजह से हूँ, क्योंकि जो स्पोर्ट्स कोटा है 3% जो सरकार ने खिलाड़ियों के लिए तय किया हुआ है, तो उस वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। तो मैं तहे दिल से इस सरकार का भी धन्यवाद करती हूँ कि ये इंस्पिरेशन है एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कि आप इस चीज़ के लिए बढ़ावा दे रहे हैं स्पोर्ट्स पर्सन को, कि आप जॉब क्रिएट करवा रहे हो कि हर उसमें कैटेगरी में। तो कबड्डी की जर्नी अपने आप में एक बहुत ही मतलब आपकी रोचक रही होगी, तो थोड़ा-सा अपनी जर्नी के बारे में हमें बताएँ कि आपकी जर्नी जो है कबड्डी की वो कैसे स्टार्ट हुई और कहाँ से स्टार्ट हुई? जी बिल्कुल, पहले तो जैसे गाँव में हम जब बच्चे 4th 5th में होते थे तो एक नॉर्मली सारी गेम्स खेलते थे। तो जो मेन जो कबड्डी का जो मेरा सफ़र शुरू हुआ वो सिलाई स्कूल से शुरू हुआ है। वहाँ पे जब मैं सिलाई स्कूल में फर्स्ट 9th में गई तो एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, हम गाँव के स्कूल से गए हैं, तो एक अलग सा फेयर तो रहता था और एक क्रेज़ अलग था कि कबड्डी खेलनी थी, तो पर वहाँ पे मुझे कोई जानता नहीं था वहाँ पे।
तो मेरे साथ में एक दिन जब लंच टाइम होता था उस टाइम जो शारीरिक शिक्षा के जो हमारे अध्यापक थे उन्होंने बच्चों को खो खो के लिए बुलाया था। तो वहाँ पे बॉयज़ गर्ल्स को साथ में ही खिला रहे थे। तो मैं साइड में खड़ी थी एक रो में, तो मेरा मन था कि मैंने खेलना, मुझे एक्चुअली जो मेरा रुझान था वो अपना खो खो के साइड ही था। मुझे कबड्डी का उस टाइम कोई ज़्यादा ऐसे आइडिया नहीं था और ना मैं खेलती थी ज़्यादा। ऐसे स्कूलों में ऐसे ही खेल लेते थे बच्चे, जब एक खेल के लिए कि भाई ये खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, अब खो खो खेलते हैं, पर खो खो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था। तो उस टाइम खेल रहे थे तो मैं एक साथ में खड़ी लड़की थी, तो मैंने बोला यार मैंने भी खेलना था। तो वो बोले कि चली जा। मैं कहा पता नहीं अब टीचर मुझे मानेंगे नहीं, मुझे पहचानते नहीं है कि लेंगे नहीं लेंगे। बोलते कोई बात नहीं, मैं करती हूँ बात। तो उसने जो उनसे टीचर से बात की कि भाई इसने खेलना। तो उस टाइम मुझे उन्होंने बॉयज उस टाइम सीटिंग में थे खो खो में। तो मैं मुझे बोला कि जाओ आप रनिंग करो इनके बीच में, कितना टाइम निकालते हो उसमें। तो मैंने उस टाइम वहाँ पे 6 मिनट निकाले बॉयज़ के बीच। तो सर को लगा नहीं भाई इसमें कैपेबिलिटी है कि बच्चा कुछ कर सकता है। तो उन्होंने बोला कि आपने रोज आना है। और तो मैं खुश हो गई वहाँ से कि मुझे एक वो मिल गया कि यार अब तो मुझे जानते कि मैं बुलाया है मुझे खेलने के लिए। तो रोज हम जब भी स्कूल जाते तो सबसे पहले पढ़ाई का भी होता पर उतना नहीं होता जितना बच्चों को खेलने का खेलने का होता था। शौक होता तो ज़्यादा मैंने उस चीज़ पे ही फोकस किया कि मैंने खेलना है, अब कब जैसे हाफ टाइम हो जाए कि हम लोग खो खो खेलें। तो ऐसे-ऐसे काफ़ी महीने हो गए। तो एक बारी उन्होंने पीटीआई सर, हमें हीरा सिंह पीटीआई आज हमारे बीच नहीं है, स्वर्गीय श्री हीरा सिंह पीटीआई जी। उन्होंने बोला कि आप कबड्डी क्यों नहीं खेलते हो? तो मैंने बोला सर अभी खो-खो खेल रही हूँ। नहीं, कल से कबड्डी में आओ। तो फिर मैंने कबड्डी जॉइन किया। तो उस टाइम कॉर्नर खेलते थे तो हम ड्रेस वगैरह में ही बच्चे खेलते थे। पर मैंने नहीं, उसमें भी मैंने अपना बेस्ट किया जैसे मैं खो-खो में कर रही थी। तो वहाँ पे भी मैंने कॉर्नर लिया। कॉर्नर में कैचिंग वगैरह जो वो अपना बेस्ट दिया। तो वहीं से जर्नी स्टार्ट हुई है अपनी। अच्छा, तो उसके बाद आपके कौन से स्तर के मतलब आपके ब्लॉक टूर्नामेंट्स होते थे स्कूल में, मतलब जो जिसमें आप पार्टिसिपेट करते थे उस टाइम? उस टाइम तो हम जैसे मैंने बोला कि स्कूल में सारी गेम्स करवाते थे। तो मैंने वहाँ पे हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल, अपने जोनल लेवल पे अपना खो-खो भी खेला है, वॉलीबॉल भी खेला है, बैडमिंटन भी खेला है, एथलेटिक्स में मैंने 400 800 भी मतलब दौड़ी है और जिसमें मैं फर्स्ट पोजीशन में आई। पर हम एक बारी की किस्सा सुना दी कि हमारा जैसे जोनल हो रहा था, अपना कफोट्टा है हमारे जो एरिया में शिलाई के साथ ही। तो वहाँ पे जैसे जोन वाइज़ सारी डिस्ट्रिक्ट की टीमें आई हुई थी वहाँ पे। तो हमने वहाँ पे हमारा कबड्डी में भी फर्स्ट प्लेस आया, वॉलीबॉल में भी फर्स्ट प्लेस आया, एथलेटिक्स में भी हमने ओवरऑल ट्रॉफी उठा ली वहाँ पे। तो एक अपने आप में मतलब बच्चे उस टाइम खुशी अलग होती थी। तो वो वाली जर्नी बहुत अच्छी रही हमारी। और उसके बाद हमने जो शिलाई स्कूल से है, हमारा रहता है जूनियर लेवल का, फेडरेशन करवाती है, कराती है नेशनल। तो वो भी हमने सिलाई स्कूल से ही खेला है। वो हमारे हीरा सिंह पीटीआई सर ने हमें 4-5 लड़कियाँ थी, वो हम लोग नेशनल के लिए गए थे शिलाई से उस टाइम से। तो फिर नेशनल उस टाइम कहाँ हुआ था आपका, और पहला नेशनल कैसा रहा आपका उस टाइम में जब वो पहला नेशनल हमारा रांची में हुआ था। वहाँ पे जहाँ रांची में हमारे जो वेस्ट, हाँ वेस्ट स्टेट में आए थे हम लोग, तो वो वाला पहला ही नेशनल था। तो अच्छा लगा हम लोगों को कि नेशनल भी है। फिर आप उसमें मेडल जीत के आए थे कुछ? नहीं, उसमें नहीं था। उसके बाद जब हम स्टेट हॉस्टल में गए, जो स्टेट हॉस्टल की जर्नी हुई, हमें ऐसे आइडिया नहीं था कि हॉस्टल भी होता है। तो सर ने वो फर्स्ट टाइम ही गर्ल्स हॉस्टल 2006 में जब खुला, तो उसके फर्स्ट ट्रायल हम लोगों ने दिया और हम 4 लड़कियाँ सिरमौर से गई थी और चारों सेलेक्ट हो गई थी। अच्छा, मतलब आपकी जर्नी उसके बाद हॉस्टल में, और हॉस्टल स्कूल से हॉस्टल तक का सफ़र कैसा रहा? कैसी जर्नी थी वो? कैसे पहुँची आप वहाँ पे हॉस्टल में? श्री हीरा सिंह पटियाई सर रहे हैं, उन्होंने हमें गाइड किया कि वहाँ पे ट्रायल होने हैं स्टेट के, तो आपने जाना है। तो फिर हमने पेरेंट्स को बताया कि ऐसे-ऐसे सर ने बोला है कि वहाँ पे आपके ट्रायल्स है और मैं कहा वहाँ जाना है, सर ने बोला है। तो
फिर मेरे ब्रदर तैयार हुए और जो लड़कियां थी उनके किसी के एक के पेरेंट्स, तो 2-3 पेरेंट्स हमारे साथ आके वहाँ ट्रायल में गए। और ट्रायल के जैसे ही ट्रायल हुआ तो हमारा ट्रायल बहुत बेस्ट गया, तो उसके बाद हमें 1 महीने बाद उसमें सिलेक्शन का लेटर आ गया। मतलब जो गर्ल्स आज मतलब आज के समय में बॉयज़ मतलब हॉस्टल में जाना चाहती हैं गर्ल्स हॉस्टल में, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा था कि उनको भी पता लगे कि इसके लिए कैसे ट्रायल होते हैं या वो स्पोर्ट्स में अगर अपना करियर बनाना चाहती हैं, तो वो कैसे शुरू करें? मतलब उसके लिए ट्रायल कितने साल से शुरू हो जाता है हॉस्टल के लिए? देखो अब तो जो प्रॉपर हमारे टाइम हमें उतना आइडिया नहीं था। जैसे मैंने बोला कि हमारे शारीरिक शिक्षक के अध्यापक थे, उन्होंने बताया हमें कि आपने ट्रायल में जाना है, कि वहाँ ट्रायल। अब तो एक्चुअली अब तो एडवर्टाइजमेंट अलग से आती है। और जैसे हम लोग स्पोर्ट्स पर्सन है, तो बहुत सारे अब तो सोशल मीडिया के थ्रू पहले ही पता चल जाता है कि कौन से हॉस्टल के कब ट्रायल है। और उसमें क्राइटेरिया रहता है, जैसे बच्चे ने, अगर आपके बच्चे ने स्टेट लेवल का खेला है, उसका सर्टिफिकेट ले जाना है आपने, 2 पासपोर्ट साइज फोटो ले जाने हैं, और जो आपके अपने पोटेंशियल वहाँ पे आपको जो ट्रायल में रहेगा एथलीट के, पहले रनिंग होगी उसमें, आपके जो फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह है, और आपको गेम्स जो कौन सी गेम है उसके बारे में आपसे ट्रायल लिया जाएगा। तो ये जो स्पोर्ट्स हॉस्टल के लिए जो सिलेक्शंस होता है ये वे कहाँ होता है मतलब गर्ल्स के लिए जो मतलब बच्चे जाना चाहते हैं उनको पता लगे कि कहाँ मतलब होना अलग-अलग प्लेसेस होते हैं या एक ही प्लेस होता है हर बार वही ट्रायल होता है इसका? नहीं, जैसे आपका अभी हाल ही में जो शिलाई में जो मैंने बताया आपको कि स्टेट हॉस्टल खुला है गर्ल्स का, तो जो उसका जो ट्रायल रहेगा वो वहीं पे होगा। तो उसका जो टाइमिंग है कौन से मंथ में, वो फिक्स हो जाता है। वो आजकल न्यूज़पेपर के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू वो ऑलरेडी पता लग जाता है कि सरकार एडवर्टाइजमेंट दे देती है कि अब इतने तारीख को गर्ल्स के ट्रायल है। अच्छा, जैसे आप शिलाई क्षेत्र से हैं, बहुत ही दुर्गम इंटीरियर मरा रहा है शिलाई क्षेत्र। तो एज़ ए स्पोर्ट्स पर्सन आपकी कैसी चुनौतियाँ रही उस समय मतलब एज़ ए स्पोर्ट्स पर्सन आपका कैसा रहा है? देखो आपको जैसे हमारा जो सिलाई जो एरिया है उस टाइम काफ़ी ज़्यादा इतना फैसिलिटी नहीं थी। है गांव-गांव में सड़कें नहीं थी। जैसे मेरा गांव है वहाँ पे भी सड़क नहीं थी, तो कुछ साल हुए कि अब सड़क आई है। तो हम लोग जब स्कूल के लिए भी जाते थे तो पैदल ही जाते थे हम लोग। 8-8 9-9 किलोमीटर दूर जाना है। तो ये अपने आप में एक संघर्ष ही था उस टाइम भी। और आगे भी देखो, जब आपने कुछ लाइफ में अचीव करना है या स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स पर्सन को संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। संघर्ष के बिना आप कुछ भी अचीव, फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हो, सबसे पहले है आपका डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। और आप में विल पावर बहुत ज़रूरी है कि आपने कभी मनोबल अपना कमज़ोर नहीं करना है। सिचुएशनें हमारे आगे, ये सोचो कि ये एक चुनौती खड़ी है, इसको हमने पार करना है। तो उस चीज़ से घबराना नहीं है। मेरे साथ खुद हुआ है कि मैं काफ़ी जैसे मैंने बताया कि इंडिया में कैंप लगाए मैंने, पहले स्टेट में हुआ है, चोटें लगी हमारे, मेरे दोनों पाँव जो है मुड़ चुके थे दोनों, फिर भी हमने खेला, उस दौरान भी खेला और मेडल लिया। और नेशनल में भी यही हुआ। और इंडिया कैंप जब मैं गई थी तो वहाँ पे भी निराश होके आई हूँ। पर मैं थोड़े टाइम के लिए होता है कि मनोबल आपका टूट जाता है, पर नहीं, अगर आपने कुछ अचीव करना है तो आपने दृढ़ निश्चय लेना है कि मुझे करना है, तो कोई बात नहीं, जो भी सिचुएशन आ गया है तो मैं इस चीज़ को पार कर जाऊँ। अच्छा, पढ़ाई के साथ-साथ जैसे आप हॉस्टल में रहते थे, तो पढ़ाई के साथ-साथ खेलों को भी समय देना या खेल के साथ-साथ मतलब जैसे आपका हॉस्टल तो स्पोर्ट्स हॉस्टल था, तो नेचुरली वहाँ पे तो खेलों को तो मतलब प्रायोरिटी पे होते होंगे। तो पढ़ाई को भी कैसे मैनेज करते थे आप लोग? मतलब कैसे होता था वो लोग? देखो, ये तो एक हमें टाइम टेबल अपने आप ही सेट करना पड़ना था। अब वहाँ पे स्पोर्ट्स हॉस्टल खुला है, तो वहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो जो टाइम जो रहता था हमारा ड्यूरिंग द, जब हमने स्कूल जाना है तो उस टाइम ज़्यादा मतलब पढ़ाई का रहता कि उस टाइम हमने फ़ोकस करना है उस चीज़ पे। क्योंकि जब हम वापस अपने स्कूल से
आ जाते हैं तो उसमें आधे घंटे का गैप होता है कि आपने जो भी है आपने चेंजिंग करनी है, आपने तैयार होना ग्राउंड के लिए, तो आपने 4 बजे ग्राउंड में पहुंचना ही है। मॉर्निंग का सेशन हमारा 4 बजे स्टार्ट होता था मॉर्निंग में, फिर वो 8 बजे ख़त्म होना है तो 9 बजे स्कूल लग जाना है। तो इस दौरान हमें ये मैनेज करना भी बहुत ज़रूरी है अपने आप को। तभी तो बोलते हैं कि एक जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो हर फेज से गुजर के जाता है। आप पर वो तभी जाएगा अगर आप डिसिप्लिन में रहते हो। एक आपने अपने जीवन को इस तरीके से आगे जो मूव करना है कि आपने अपने खेल और पढ़ाई को भी साथ लेके चलना है। मतलब आपको कबड्डी की जर्नी तो आपकी बहुत ही अच्छी रही होगी। मतलब आपको फर्स्ट आपका जो कोच थे और फर्स्ट मेडल उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ कि कैसा एक्सपीरियंस था उस समय आपको जब आपको कोच थे आपके और फर्स्ट मेडल आप लेके आए? जी बिल्कुल। जब मैं जूनियर नेशनल खेला था हमने 2007 में हरिद्वार में, तो वहाँ पे हमने जो उस टाइम जो टीम थी महाराष्ट्र थी, बेस्ट टीम जो इंडिया में थी और महाराष्ट्र थी, उसको हमने हरा के जो फर्स्ट पोजीशन ली। और सबसे बड़ी बात हमने उस टीम ने सब जो स्टेट जिसके साथ उनके मैचेज हुए वन साइड उन्होंने उसको हराया था, पर हम लोगों ने उसको वन साइड लास्ट फाइनल मैच में हम हिमाचल टीम ने उसको हराया है। अच्छा, आपको इतने आपने तो बहुत सारे मैच खेल लिए होंगे। मतलब ऐसा रहा कभी किसी मैच में आप मतलब रेडर थी और आपको लगा हो कि मतलब किसी ने आपको हर्ट किया हो और आपने बोला हो कि अच्छा मैं तुझे बाद में निपटती हूँ तुझसे तो या कोई ऐसी पर्टिकुलर टीम के वो थोड़ा-सा ऐसे रहती थी टशन में आपके साथ कि नहीं देखो जब मैं चलो मैच होते तो उस टाइम एक जो सबको जीतने का क्रेज होता है कि हमने जीतना है। तो उस चीज में आप चाहे आप साम दाम दंड कुछ भी करो, आप किसी की मतलब पुल करने का या किसी को इंजर्ड करने का सोचते हो या करना चाहते हो, तो वो तो होता है उस टाइम टीम गेम में। पर ज्यादा वैसा कुछ हुआ नहीं है किसी के साथ, क्योंकि एक जो रूल रेगुलेशन भी होती है कबड्डी में, तो उसके थ्रू अगर कोई इस तरीके की व्यवहार करता है किसी को हर्ट करने की या किसी को इंजर्ड करने की, तो उसको पनिश भी किया जाता है और उसको गेम से बाहर किया जाता है। रेड कार्ड भी यस, मतलब उसमें लूज़ कार्ड 3। आपको मिला है कभी नहीं, रेड कार्ड? बिल्कुल नहीं जी। अच्छा यू आर मतलब आप बहुत ही ओबीडेंट और रूल्स के अकॉर्डिंग जी, बिल्कुल, हमारी जो हिमाचल टीम थी वो बहुत ही डिसिप्लिन टीम रही है और बहुत ही एक शानदार टीम रही है कि जो जब हम खेलते थे तो उस टाइम जो हमारा बैच था जो एक, हमने कंटिन्यू जो 2007 से लेकर 2009 तक हमने कंटिन्यू ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर, गोल्ड, वो हमारा जो बैच रहा है हिमाचल का जो जाता था पैनल, उससे उन्होंने मेडल ही जीत के लाए उस टाइम। मतलब आपकी जो नेशनल जो एक राष्ट्रीय जो यात्रा थी स्पोर्ट्स की वो कैसी थी? 18 मेडल आपको मिले हैं और 18 मेडल को मतलब लोगों के पास तो मुझे नहीं लगता इतने कपड़े भी होते होंगे पहनने के लिए 18 पेयर। मतलब 18 मेडल को जीतने के लिए आपकी कितना एफर्ट्स लगे आपके और कैसे आपने वो अचीव किए मतलब 18 मेडल्स? वो जर्नी भी एक अपने आप में बहुत बड़ी वो है कि वही शेड्यूल जो जैसे सुबह उठना है, प्रैक्टिस करनी है हमने, फिर पहले पहले हमने अपने स्टेट के अंदर बेस्ट 12 में आना है, फिर नेशनल के लिए जाना है, वहाँ पे भी अपना बेस्ट देना है और मेडल लेके आना है। तो ये रूटीन जो 12 का 18 मेडल का है इसलिए चला कि देखो कभी चोटें लगी, कभी आपको निराश इस चीज़ से होना पड़ा कि आप इंडिया कैंप से वापस आए हो। जब जूनियर इंडिया होना था तो मैं उस टाइम ओवरेज होगी 2 महीने। अ, तो निराशा भी थी और फिर दूसरे दिन अपने आप को फिर से तैयार करना कि नहीं कोई बात नहीं, अभी ऐसा हो गया मैं आगे नहीं होने दूंगी ऐसा। तो 8-18 तक पहुंचने का संघर्ष बहुत ही बड़ा अपने आप में। बहुत ही मतलब उसमें से कौन-कौन से मेडल हैं आपके पास? कितने गोल्ड हैं, कितने सिल्वर हैं और कितने ब्रॉन्ज़ हैं? मेरे पास उसमें अपने जूनियर के 2 गोल्ड है, 1 सीनियर का गोल्ड है और 8 अपने पास ब्रॉन्ज़ मेडल सीनियर के है, बी मेंस के 2 ब्रॉन्ज़ है और 1 सिल्वर है,
और हमारा जो वेस्ट जो एशियन जो अपना रहता है स्टेट में, नेशनल में, उसमें भी अपना ब्रॉन्ज सिल्वर मेडल है। तो सबसे जो एक लगता है आपको सबसे कठिन मुकाबला जिसको आपने लगा कि बस बाल बच के आज तो हम नहीं तो हारे थे, कोई ऐसी स्टोरी, कोई ऐसा इंसिडेंट कि बहुत ही मतलब होता है ना एक बिल्कुल टफ मुकाबला किस टीम के साथ रहा, कौन सी ईयर में, जब मेमोरी मतलब आप उसको याद करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि उफ वो मैच था। जी 2018 का मैच ही ज़्यादा, ऐसे तो सारे ही मैच हमारे नेक टू नेक चले होते थे, चाहे हरियाणा है, पंजाब, बहुत सारी टीमें अच्छा प्रदर्शन करती है। तो उनके साथ जब भी हमारी जीत होती थी, 1-1, 2-2 पॉइंट से ही होती थी। पर जो बेस्ट जो हमारा जो मैच रहा है 2018 में इंडियन रेलवे के साथ रहा है, उसमें हमारा जो फाइनल मैच था, अ, फाइनल में सीनियर में हम पहुंचे नहीं थे, फर्स्ट टाइम ही पहुंचे हैं, और इंडियन रेलवे के साथ हमारा जो मैच हुआ, तो वहाँ पे लास्ट 5 मिनट में ऐसा रहा कि उनके 1-2 पॉइंट अप थे हमारे से, तो उस चीज़ को हमने कवर करना था, तो बड़ा टफ था। और वो हमने मैं जो लास्ट रेड है उसमें मैंने कवर किया है। अच्छा, तो बहुत ही आपके लिए तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा उस मैच का। तो वो उस मैच ने आपको क्या सिखाया? मतलब एक जैसे आपकी जर्नी को कैसे कहाँ तक वो एक्सपोज़र दिया उस मैच ने आपके लिए कि हाँ, अब इस ट मतलब मैं बहुत और भी ज़्यादा बेस्ट कर सकती हूँ। जैसे आपकी प्रेज़ भी तो हुई होगी उसके बाद कि नहीं। जी, बिल्कुल। तो मैंने सोचा था उस टाइम कि शायद इंडिया कैंप मिल जाए, पर वही अब भाग्य ही बोल सकते हैं कि भाग्य में नहीं था कि नहीं खेल नहीं मिला। नहीं तो मुझे उम्मीद थी कि शायद इंडिया कैंप में, और मैं जो अ, देश के लिए अपना अच्छा वो योगदान दूँ। अच्छा, जैसे कि मतलब स्पोर्ट्स हमारा मतलब है ही कि मतलब उसमें एक नशा है अपने में जो स्पोर्ट्स से जुड़ गया वो तो मतलब है कि उसको बाकी जैसे आजकल की यूथ हमारे जो आजकल की जनरेशन है वो मतलब नशे की तरफ बहुत ज़्यादा जा रही है आजकल। तो आपको लगता है कि स्पोर्ट्स उसमें मतलब ऐसी भागीदारी अपनी निश्चित कर सकता है कि कम से कम जब स्पोर्ट्स के साथ बच्चा जुड़ गया तो वो उसको और नशा करने की ज़रूरत नहीं है और मतलब बहुत अच्छी भागीदारी रह सकती है स्पोर्ट्स की? जी, बिल्कुल, उसमें देखो बच्चे के पास कोई टाइम ही नहीं रहेगा इस चीज़ को सोचने के लिए। आप मॉर्निंग, इवनिंग आप कोई एक्टिविटी करते हो, दिन को आपने पढ़ाई करनी है, और जो खेल एक ऐसा नशा है, जिसको जितना मर्ज़ी खेलो, उससे जी नहीं भरेगा। आज भी मैं अपना बताऊँ तो मैं आज भी सोचती हूँ मुझे मौका मिले तो मैं दोबारा खेलूँगी। बहुत अगर जैसे एक किस्सा सुनाती हूँ कि जैसे हम अगर रात को सोते हुए तो मैच नींद में आ जाते हैं कि हमने वहां पे ये मैच खेला, जब उठते तो ओह ये तो अपना सपना था। तो मतलब खेल एक ऐसा नशा है कि कभी कम नहीं होगा। तो बच्चों से मैं यही गुजारिश करूंगी कि इस के तरफ मत जाओ। आप अपना विल पावर बढ़ाओ, आप मेडिटेशन करो, आपको लगता है कि हम नहीं इस चीज़ को करते, मेडिटेशन को आप खेल खेलो, कोई आप म्यूजिक के साइड जाओ, कोई भी एक्टिविटी करो। तो आपसे मैं यही गुजारिश करती हूँ आज के यूथ से कि नशे को छोड़ो। जो आपके आस-पास के सराउंडिंग के कोई भी ऐसा बच्चा ऐसा काम करता है, तो आप उसके पेरेंट्स को, अपने पेरेंट्स को शेयर करो किसी चीज़, या आप किसी की जान बचा रहे हो, अगर आप ऐसा करते हो। अच्छा जैसे पहले तो पेरेंट्स बच्चों को मतलब भेजते भी नहीं थे इतना मतलब आज के पेरेंट्स भी बहुत मतलब डरते हैं एज मतलब अगर उनका बच्चा स्पोर्ट्स खेलना चाहता है किसी गेम को परस्यू करता आगे तो उनको ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स में कोई फ्यूचर नहीं है बहुत ज़्यादा मतलब इतना पढ़ाई पढ़ाई 24 घंटे के आप पढ़ो आप मतलब आपका बहुत ही मतलब फ्यूचर रह सकता है तो इसमें क्या आप पेरेंट्स के लिए क्या बोलना चाहेंगे आपके बच्चों को कितना सपोर्टिव रहे उनके पेरेंट्स उसके साथ के ताकि वो आगे का सफ़र जर्नी उनकी बहुत अच्छी रहे एज ए स्पोर्ट्स पर्सन। जी, बिल्कुल, पेरेंट्स का इसमें बहुत बड़ा रोल है। हम बच्चों को देखो जो बोलते हैं कि बच्चे को हम छोटे से जो सिखाएँगे वो वही करेगा। अगर हम अब भी देखो पेरेंट्स के पास बहुत ज़्यादा टाइम है आज के उसमें, पहले तो ऐसा होता था हमारे पेरेंट्स खेती-बाड़ी करते थे, अब तो बहुत सारे पेरेंट्स एजुकेटेड है, अपने बच्चों के साथ अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं। एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है, और आप स्पोर्ट्स भी कराओ उसमें। देखो आपका बच्चा किस फील्ड में ज़्यादा है, उनको ज़्यादा नॉलेज है अपने बच्चे की, कि आप पढ़ाई नहीं बच्चा पढ़ना चाहता मत फ़ोर्स करो। आप उसको उसके अगर वो खेल खेलना चाहता है कोई भी,
कोई भी गेम सपोर्ट करो, उसके साथ खड़े हो, बच्चा आपको 100% देगा फिर उस चीज़ को लेके। तो मैं पेरेंट्स से यही गुज़ारिश करूँगी, सपोर्ट करो, आप खिलाओ। अगर बच्चा चाहे पढ़ाई वाला भी, उसको भी 1 घंटा नॉर्मली देना ही चाहिए, क्योंकि इससे माइंड फ्रेश होता है। आपके जो शरीर में कोई भी बीमारी है, कोई वो है, तो वो स्वच्छ मतलब स्वस्थ रहेगा। मतलब बच्चे की हेल्दी रह सकता है बच्चा, स्पोर्ट्स वाला बच्चा बहुत ही हेल्दी। मतलब आजकल के पेरेंट्स कैसे ऐसे रखते हैं ना कि स्पोर्ट्स खेलो चलो, मतलब उसको प्रायोरिटी लेवल पे रहते, वो रखते हैं ऑप्शनल उसको कि हाँ खेलो या ऐसे। तो इस लेवल में मतलब पेरेंट्स को ऐसा होना चाहिए कि उसको बच्चों को मतलब 100% भी देना पड़ता है, जब पोटेंशियल देख के बच्चे का कि आप मतलब जाओ आगे तक खेल। बिल्कुल, ये तो सबसे बड़ा रोल है पेरेंट्स का कि आप बच्चे को उसके जो वो चीज़ माँगता है स्पोर्ट्स को लेकर, उसको 100% सपोर्ट करो और उसको और आगे बढ़ाने की कोशिश कि हम तेरे पीछे खड़े, जो आपने करना है तो हम खड़े हैं पीछे। तो ये पेरेंट्स की सबसे बड़ी सपोर्ट होती है बच्चे के लिए। अच्छा, एज़ ए वुमेन जैसे आपको तो बहुत सपोर्टिव अपना आपका परिवार रहा, पर मतलब यहाँ पे ऐसा होता है कि मतलब मैं देखती हूँ कई बार समाज में कि जेंट्स को, बच्चों को, बॉयज़ को तो बहुत बोलते हैं कि हाँ, खेलो कोई नहीं। गर्ल्स को थोड़ा-सा उनका इनिशिएटिव कम रहता है, मतलब पेरेंट्स मना करते हैं। तो इसका क्या रीज़न रहता होगा कि लड़कियों को तो कम बोलते हैं कि चलो आप पढ़ लो, उसके मतलब ऐसे, और लड़कों को पूरा मतलब क्या सोसाइटी के उससे या कुछ ऐसा और रहता है कि बच्चों को नहीं ज़्यादा पेरेंट्स उनके अलाउ करते हैं, गर्ल्स को खासकर? देखो, जो जैसे आजकल जो घटनाएँ हो रही है, तो पेरेंट्स का एक डर भी रहता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, बेटी चली जाएगी अगर। पर देखो, ये तो एक फ़ेथ पेरेंट्स को भी बनाना पड़ना अपने बच्चे को लेके कि आपने अगर उसको कुछ करवाना है, ऐसे तो फिर बेटी कभी बाहर जा ही नहीं सकती है। आप उसे बेटी ना मानो, एक बॉयज़ का वो दो कि मेरा बेटा है। आप इस तरीके से पालो बेटी को। नहीं पेरेंट्स तो मान ले, और सोसाइटी का क्या? सोसाइटी, देखो, जब आप कैपेबल हो जाते हो, आपको सारी नॉलेज हो जाएगी, तो बहुत ज़रूरी बात है बच्चों को कि आपने निडर होके काम करना है। कोई किसी हम लोग निकले हैं, उस टाइम तो पेरेंट्स बच्चों को बाहर भेजते ही नहीं थे, क्योंकि बस, गाड़ियाँ तो उस टाइम बहुत रेयर चलती थी। तो डर डर उनको होना चाहिए था। आज के पेरेंट्स तो अवेयर है। अच्छा, जो जैसे आजकल के बच्चे मतलब स्पोर्ट्स भी खेलते हैं, तो मतलब आजकल बच्चे जो इंडोर गेम है उनमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। ऑनलाइन गेम्स खेली या ऑनलाइन बड़े-बड़े मतलब गेम्स के वो स्टूडियो बने हैं बच्चों के लिए खेलने के लिए। आउटडोर गेम्स बच्चे कम ही खेलते हैं और कम ही उनकी तरफ उनका रुझान रहता है। तो इस उसमें आप बच्चों के लिए क्या बोलते हैं? आप उनकी मेमोरी और या उनकी जो जैसे उनकी जो फिज़िकल वो भी ग्रोथ पे भी उसका प्रभाव तो पड़ता ही होगा कुछ? मतलब जैसे एज़ ए स्पोर्ट्स पर्सन आप किसकी तरफ जाते हैं कि ऑनलाइन गेम्स या स्टूडियो की तरफ, या आउटडोर गेम्स ज़्यादा बच्चों के लिए डेवलपमेंट के लिए मतलब नेसेसरी हैं? जी, बिल्कुल, उसमें जो आउटडोर गेम है, वो तो हमारे को देखो आप आउटडोर कोई भी एक्टिविटी करते हो, आपको स्वच्छ हवा मिलेगी। आपको बाहर का जो एनवायरनमेंट है, वो आपको सपोर्ट करेगा। इंडोर गेम जैसे हमारा आजकल कबड्डी भी इंडोर गेम में खिलाया जाता है, पर वहाँ पे इंजरी के चांस ज़्यादा रहते हैं। कि जैसे मैट वगैरह में सपोर्टिव है, मैट पर उसमें इंजरी के चांस, जैसे हम लोग पहले मिट्टी में खेलते थे, तो उसमें ओनली स्क्रैच लगते थे हमारे बॉडी पे। बहुत रियर होता था कि हमें मेजर चोट लगती थी। तो जो इंडोर गेम है उसमें बहुत सारे अ, जो नुकसान मुझे लगे, आउटडोर उससे ज़्यादा बेस्ट है। नहीं, जैसे आजकल के छोटे बच्चे हैं ना, वो फ़ोन में ही खेलते हैं, गेम्स खेलेंगे, डाउनलोड करेंगे। मतलब उनका रुझान ऐसे बन गया कि घर से बाहर निकलना ही नहीं है। वो चाहते हैं कि बस फ़ोन मिल जाए हाथ में और गेम्स खेलें। इसके लिए मतलब क्या मतलब स्पोर्ट्स कैसे, या तो मतलब शहरों में ऐसी फैसिलिटी भी कम है कि वहाँ पे ग्राउंड की फैसिलिटी नहीं है। बच्चों कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं, वर्किंग पेरेंट्स हैं, उनको करना। तो क्या इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, बच्चों का इंटरेस्ट स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा बढ़े और वो करें? तो इसमें तो मुझे यही लगता है कि ज़्यादा जो उस टाइप का रोल रहेगा, वो पेरेंट्स का ही रहेगा। स्कूल का भी है, आप स्कूल वाले कितनी एक्टिविटी करवाते हैं बच्चों से स्कूल में। आपको गेम्स रखनी चाहिए स्कूल में कि बच्चे का इंटरेस्ट बने, कि वो जाके उस चीज़ को और रिकॉल करे कि मुझे खेलना है, बेस्ट आना है अपने स्कूल में कल, अगर नेक्स्ट डे उसका कोई कंपटीशन रखा है। और पेरेंट्स को भी टाइम बहुत कम रहता है, पर निकालना तो अब यूथ, क्योंकि जो आज का यूथ है वो मोबाइल गेम्स उसके तरफ बहुत ज़्यादा जा रहा है।
अच्छा, जो जैसे ना वही बात बोल रही हूँ मैं कि जैसे स्कूल में बच्चों के मतलब स्कूल में ऐसे होता है कि 7-8 क्लासेस हो रही हैं, उसमें 2 या 3 दिन स्पोर्ट्स का ही मतलब रहता है। वो भी ऐसा होता है कि एग्ज़ाम आए तो बिल्कुल बंद कर देते हैं बच्चों का स्पोर्ट्स खेलना कि नहीं पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, मैथ्स कर लो, साइंस कर लो। तो इस उसमें बच्चों की मानसिक वो स्थिति कैसी रहती है कि बच्चा खेल भी नहीं रहा है, बुक्स में ही रह रहा है और मतलब स्कूल का मतलब इतना मतलब रुझान नहीं रहता है स्पोर्ट्स की तरफ, स्कूल के लिए। तो क्या होना चाहिए स्कूल की पद्धति में? कितने घंटे बच्चा एटलीस्ट स्पोर्ट्स में बच्चा अपना दिखाए? देखो हर जो स्कूल का जो टाइम टेबल रहता है उसमें हर जो सेक्शन वाइज या अपने क्लास वाइज बच्चों को 1 घंटा तो खेलने के लिए देना ही चाहिए स्कूल वालों को। और जो उनका एक जब आप जैसे आपने कहा कि ड्यूरिंग द एग्ज़ाम कि बच्चों का उस टाइम वो रहता है, वो तो थोड़ा-सा उस टाइम हम लोग भी जो सेशन से ऑफ करते थे तो उस दौरान तो ये माइंड सेट हो जाता है जब एक स्पोर्ट्समैन होता है कि मुझे खेलना भी है और मुझे पढ़ना भी है, तो वो सेटअप आ जाता है एक जो डिसिप्लिन वाली वो है, एक स्पोर्ट्स पर्सन में आ जाती है। मतलब डिसिप्लिन से बच्चे का हेल्थ तो इम्प्रूव होगी और उसका मतलब वो पंक्चुअल भी हो जाएगा और उसका बहुत ही अच्छा मतलब ब्राइट फ्यूचर है मतलब उसमें एज ए स्पोर्ट्स पर्सन। अच्छा, एज ए स्पोर्ट्स पर्सन आपने एनआईसी का भी कोर्स किया है मतलब आप उसमें गए, वो कैसा रहा आपको? आप क्यों सोचा आपने कि मैं वहाँ जाना चाहती हूँ और मुझे ये इसका कोर्स भी कर लेना चाहिए साथ साथ में? देखो जैसे ही मैं ग्रेजुएशन करके पास आउट हुई फर्स्ट फाइनल ईयर से, तो मुझे उस टाइम हमारे स्पोर्ट्स कोटे में कोई ऐसे सीट थी नहीं है। आई थी मुझे +2 के बाद अपने जैसे अपने वन विभाग और पुलिस विभाग की आई थी पोस्ट, पर मुझे उस टाइम लगा कि नहीं, मैंने अभी आगे पढ़ना है और मेडल लेने हैं और मुझे हायर जो पोस्ट पे हो जाना है। तो फिर मैं उसके बाद कोई पोस्ट आई नहीं, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं इसी फील्ड में अपने आप को बेस्ट करके मैं बच्चों को ट्रेन करूँ। तो मैं उस टाइम यही ऑप्शन मुझे अच्छा लगा कि मैं एनआईएस करके आ जाऊँ। कहाँ से आपने एनआईएस का किया वहाँ? मैंने बैंगलोर में हमारा जो कबड्डी का बैंगलोर में और एक पटियाला में है, वहाँ अलग गेम्स के रहते हैं। तो बैंगलोर से मैंने एनालाइज़ किया है, वहाँ का प्रोसीजर जो रहा है हमारा, वहाँ पे भी जो आपका जितने मेडल है उसका देखते हैं कि अचीवमेंट क्या है प्लेयर की, और उस हिसाब से वहाँ पे टेस्ट होता है, एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा कि आप उस काबिल है कि आपको क्या गेम्स के बारे में आता है। तो उस टेस्ट को भी क्वालिफ़ाई करके फिर मैं एनआईएस के लिए सिलेक्ट हुई हूँ। तो फिर एनालाइज़ किया, एज़ ए कोच आपने जॉब नहीं की, आपकी जॉब तो आप एक्साइज़ डिपार्टमेंट में कर रही हैं। तो उसका क्या प्रोसीजर रहता है कोच का मतलब एज़ ए कोच अगर किसी को जाना हो एनालाइज़ के बाद? जी, उसके बाद फिर यहाँ पे हिमाचल स्टेट में उस टाइम कोई कोच की पोस्ट नहीं क्रिएट हुई थी। हाँ, जब कोच की पोस्ट क्रिएट हुई तो उस टाइम मुझे एक्साइज़ डिपार्टमेंट का भी लेटर आया था। तो मुझे उस टाइम क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थी और ये रेगुलर पे थी, तो मुझे ये लगा कि इस साइड जाना बहुत ज़रूरी ब है। मतलब जी। सेफ था। तो 2 साल का आपने कोर्स किया, कैसी था वहाँ पे बैंगलोर का आपका मतलब जर्नी जो एनालाइज़ की थी एज़ ए? उस टाइम की जर्नी बहुत ही ज़्यादा टफ़ थी, क्योंकि देखो मैं नॉर्मली आर्ट्स स्टूडेंट हूँ, तो वहीं से निकल के वहाँ पे भी आपका एलाइड से लेकर जो फिजिकल के सारे एक्टिविटी और जो उसके जो सिलेबस होता है वो बड़ा हार्ड होता है, तो वो बड़ा टफ होता है। फर्स्ट ही 6 मंथ के अंदर आपके 2 टेस्ट हो जाते हैं, जिसको आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं क्लियर करते तो उसमें सैपली आपके जो डिप्लोमा रहेगा उसमें सैपली आ जाएगी, और फिर वो मायने नहीं रखेगा आपका डिप्लोमा। तो उस चीज़ को पार करना और एक बेस्ट उसमें आना, वो बहुत वो अपना संघर्ष वाला ही था, क्योंकि मैंने कभी इतना संघर्ष ऐसे कबड्डी तो किया था, पर वहाँ पे और ज़्यादा हार्ड, क्योंकि आपको वहाँ बारीकियों से सीखना है और वो एग्जीक्यूट आपने बाद में बच्चों पे करना है। हाँ, मतलब एक बच्चे के एक कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक बच्चे का वो किस दिशा में जाए या उसको किसी कैसी दिशा मिले। जी, बिल्कुल। मतलब आज निर्मल जी आप एक बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, आप एक बहुत अच्छी स्पोर्ट्समैन भी हैं। मतलब आप का क्या रह गया ऐसा सपना जो आप एज़ ए स्पोर्ट्समैन पूरा नहीं कर पाई? बस मेरे एक जो अपने बेस्ट जो मेमोरी बोलो या फिर
दिल की इच्छा है वो यही था कि मैं इंडिया के लिए खेलना चाहती थी और गोल्ड मेडल लेके आना चाहती थी। अच्छा, तो कैसा एक्सपीरियंस होता? मान लो आप गोल्ड मेडल लेके आती अपनी इंडिया के लिए, तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहता आपका? ये तो उस टाइम ही उस समय का पता चलता कि हम किस तरीके से जब हम जैसे टीवी पे भी देखते लड़कियां भी जैसे वर्ल्ड कप एशियन गेम्स खेल के आई है, जब एक आपको मेडल पहनाया जाता, आपका नेशनल एंथम स्टार्ट होता है, तो फिर एक प्राउड मोमेंट, बहुत ही प्राउड मोमेंट है। अच्छा, मतलब आपकी जर्नी तो बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही इंस्पायर है, मतलब सबके ही लिए। तो क्या बोलना चाहेंगी आप हमारे यूथ के लिए, अपनी गर्ल्स के लिए एज़ ए स्पोर्ट्स पर्सन, उनको क्या बोलना चाहेंगी आप? मतलब अगर कुछ नॉलेज आप प्रोवाइड करें उनके लिए। मैं यूथ के लिए बोलूँगी सबसे पहले तो कि नशे से दूर रहो, और अगर आप स्पोर्ट्स खेलना चाहते हो तो मेहनत करो। निराशा भी मिलती है पर ऐसा नहीं है कि आप कभी उस चीज़ को जो आप चाहते हो पा नहीं पाओगे। आपको किसी साइड चाहे अब उस भगवान जो एक शक्ति है, उसने कहीं न कहीं सबके लिए कोई न कोई चीज़ रखी है, जिससे आपको कभी जो पिछली निराशा है उसको कवर कर जाएगी। अच्छा, तो मतलब आपका आप सैटिस्फाइड तो फुली हैं अपने उससे कि आप अपने बच्चों को आप आगे स्पोर्ट्स पर्सन, आप क्या बच्चों को अपने खिलाना चाहेंगे एज ए स्पोर्ट्स पर्सन? आप बच्चों को क्या, मतलब कौन सा स्पोर्ट्स प्रेफर करेंगे आप बच्चों का कि मेरा बच्चा ये सीखे? जो भी उनकी इच्छा है, हम कभी ऐसे नहीं करेंगे। अभी जैसे अभी भी है बच्चे जो भी गेम खेलना, हम तो यही चाहते हैं कि बच्चे कोई सी भी गेम खेले, कोई एक्टिविटी करे, क्योंकि जैसे आजकल बच्चे छोटे से लेकर फ़ोन पे लगे हैं कि हमने फ़ोन के ही अंदर नहीं, जो भी खेलना है खेले, बड़े होके उनको जैसा मर्जी कि हमने इस गेम में जाना, तो पूरी सपोर्ट के साथ उनके साथ चलेंगे। अच्छा, तो टीम में कौन-सी मतलब गेम, इंडिविजुअल गेम्स बहुत अच्छी रहती हैं, या एक टीम जो गेम होती है वो बहुत अच्छी रहती है एज़ ए स्पोर्ट्स पर्सन के लिए? जैसे आपका एक्सपीरियंस। देखो टीम गेम भी एक बहुत अच्छी वो है, आपके आपका एफर्ट्स कितना है उसमें, ठीक है? उसके साथ आपका जो अ, भाग्य है सबसे बड़ा कि उसके बेस्ट आना उस चीज़ में। और देखो पोटेंशियल बच्चों में जिस चीज़ में है तो कर जाएगा, वो किसी भी फील्ड में अच्छा कर जाएगा। मतलब आपका सपने तो सारे ही आपके साकार हुए हैं एज ए स्पोर्ट्स पर्सन। आपने स्पोर्ट्स के इतने आपके पास मेडल हैं, और एक आपके पास मतलब आपने इतने आपने नेशनल अवार्ड्स जीते हैं। तो एक क्या ऐसी डिज़ायर है जो आपकी पूरी नहीं हुई एज ए स्पोर्ट्स पर्सन? बस एक जो मेरी जो मेन जो विश और एक जो संघर्ष था, वो 5 अक्षर के लिए था, इंडिया, कि मेरे पीठ पे वो इंडिया लिखा हो और मैं देश के लिए खेलूँ और मेडल लेके आऊँ। अच्छा, जैसे इंडिया बोला ना, मुझ में भी शिवरिंग होगी स्टार्ट। इंडिया के आते ही अपने मतलब ऐसे एक देशभक्ति की भावना जागृत हो जाती है हमारे में। अपने देश के लिए खेलना एक बहुत ही बड़ा वो है, तो प्राउड मोमेंट है। और इतनी मेहनत के बाद नहीं मिला तो उसमें एक दुख का ये पल है, पर मैं कभी नहीं ऐसा वो करूंगी। मैं अब भी संघर्ष करूंगी, चाहे एज ए कोच हो चाहे एज ए प्लेयर, तो नहीं, पर अपने बच्चों के लिए कि वो मेरा सपना साकार करे। अच्छा, तो जैसे आप माई का तो सबका सपोर्टिव रहता है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहता है। आफ्टर मैरिज आपने कोई कैंप अटेंड किया? मेडल भी आपको मिला होगा शायद कोई। कैसा रहा आपका आफ्टर मैरिज, मतलब फैमिली कितनी सपोर्टिव रही आपकी? मेरी जो ससुराल साइड जो फैमिली है बहुत ही अच्छी है। उन्होंने मुझे कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर मना नहीं किया। मैंने जो मेरे हस्बैंड है, मैंने कहा कि मुझे खेलना है, तो उन्होंने बोला बिल्कुल आप खेलो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। फैमिली ने भी यही बात बोली कि आपने जब तक खेलना हम आपके साथ खड़े हैं। तो यहाँ से भी मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिला है। तो ऐसे लगा नहीं कभी कि मैं एक बहू बन के आई हूँ, बेटी बन के आई हूँ। मतलब कौन से आपने इसके बाद आपने आफ्टर मैरिज आपने कोई मतलब कौन सा आपने टूर्नामेंट खेले हैं, और मेडल भी शायद में आपको मिला है उसके बाद? जी, 2018 में मैंने खेला है, नेशनल खेला है, सीनियर नेशनल खेला है, और उसमें मेडल जो गोल्ड मेडल हासिल किया है। और उसी के 2019 में मुझे जो हमारा स्टेट अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया। और वो वाली खुशी भी बहुत अच्छी खुशी थी। और उससे पहले मेरे
2019 में ही मुझे बेबी बॉय भी हुआ था, तो उससे दो दुगनी दुगनी खुशी मुझे प्राप्त हुई है। तो बोलते कि भगवान शायद वहाँ किसी पीछे जैसे जो भी संघर्ष या दुख रहे मुझे, उस चीज़ को कवर करने के लिए मुझे बहुत सारा आगे जो प्यार या जो एक तोहफा दिया, बहुत अच्छा लगा। मतलब जैसे पेरेंट्स का तो होता ही है चलो, ससुराल में जैसे सोसाइटी भी बोलती कि उनकी बहू खेल रही है या कुछ ऐसे, कभी ऐसे सोसाइटी की तरफ से कोई ऐसे दबाव तो नहीं रहा होगा आपके कि मतलब नहीं ये आपकी बहू खेलती है या ऐसे या नहीं? देखो, मेरे सामने तो किसी ने कभी ऐसा बोला नहीं है, पेरेंट्स के आगे बोला हो या, पर उन्होंने कभी मेरे जो सामने ये बातें कभी आने नहीं दी। उन्होंने मुझे यही बोला है, मेरे खासकर जो मेरे सासू माँ है, वो बोलते बेटा आप खेलो, क्यों नहीं जाते हैं, जब भी अभी नेशनल होते आप क्यों नहीं जा रहे हो। मैं कहा हाँ जी, अब मैं जाऊंगी। यू आर द लकी वंस। जी मतलब बिल्कुल। आपको बहुत सौभाग्यशाली हैं, आपको ऐसी फैमिली मिली है और बहुत ही मतलब मुश्किल होता है आज के युग में ऐसी फैमिली मिला, इतने सपोर्टिव सास ससुर मिले हैं, हस्बैंड मिले हैं, बहुत लकी हैं आप। कबड्डी खेलते खेलते आपकी पूरी जर्नी बहुत ही शानदार थी। कभी आपको ऐसा एक मोमेंट लगा कभी कि बस अब मैं कबड्डी नहीं खेलूंगी, या कभी ऐसी निराशा हुई हो और अगले ही दिन आपको ऐसा लगा हो कि नहीं यार ये एंड नहीं था, ये तो शुरुआत थी और मुझे हाँ अभी मुझे बहुत करना है आगे कुछ? कभी कुछ ऐसे पल आपके जीवन में या ऐसे रहा होगा कि हाँ बस अब नहीं, मैं अब नहीं, और अगले दिन आप ऐसे कि नहीं मुझे तो मतलब ये इसके बिना मेरा नहीं हो सकता? निराशा तो ज़्यादा उस टाइम होती थी जब इंडिया कैंप से वापस आते थे। उस टाइम बहुत ही ज़्यादा निराश और अपने आप को ऐसा फ़ील करती थी कि नहीं यार अब नहीं, छोड़ो। पर नहीं, अगले दिन वही कि शायद नेक्स्ट टाइम मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगी और मैं फिर इंडिया मतलब अपनी सिलेक्शन कराऊँगी कि मतलब उस टाइम का वो समय मैं बता नहीं सकती कि किससे शेयर करूँ क्या, जब ऐसी चीज़ें होती थी। फिर रोना भी आता होगा, इमोशनल भी होते होंगे आप लोग? जी बिल्कुल, ऐसी चीज़ें हो तो फिर निराशा के बाद ही आशा जगना एक खिलाड़ी के लिए वही एक पॉजिटिव प्रोस्पेक्टस रहता है कि हाँ मतलब अंत नहीं होता किसी को, हर दिन नई शुरुआत करनी चाहिए। अच्छा, 2019 में आपको जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट का सबसे बड़ा अवार्ड होता है वो आपको परशुराम अवार्ड मिला है। तो ये किस बेसिस पे परशुराम अवार्ड जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट देती है वो उसके क्या क्राइटेरिया होते हैं, या किस खिलाड़ी को वो मतलब डिजर्व करता है खिलाड़ी उसके लिए? जी बिल्कुल, जो पुरुषोत्तम अवार्ड है हमारा, ये स्टेट अवार्ड है। ये ऐसे हर साल दिया जाता है। ये जो उस साल का बेस्ट प्लेयर रहा होता है हर गेम का, उस बच्चे को दिया जाता है और जिसकी अचीवमेंट हाई हो उसको दी जाता है। और मैं उस चीज़ का सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और जिन्होंने जो लड़कियों हो चाहे कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है, इस चीज़ को मोटिवेट किया है कि आप को सम्मानित किया जाता है। तो इसके अंतर्गत क्या कुछ होता है, मतलब परशुराम अवार्ड में क्या मिलता है आपको? एक प्रशंसा पत्र मिलता होगा, उसके अलावा आपको? जी बिल्कुल, वो भी मिलता है और एक परशुराम अवार्ड के साथ हमारे जो परशुराम मेरे कुल इष्ट देवता भी है, उनकी एक वो थी स्टैचू मिला और अपना मनी भी उसमें देते हैं। जैसे उस टाइम तो 2 लाख किए थे इन्होंने। एक मोटिवेशन वो रहता है बच्चों को कि जी। अच्छा, जैसे हमारा स्टेट गवर्नमेंट जो भी हमारा खिलाड़ी इंटरनेशनल खेल के आता है उसको बड़ा ही मतलब प्रेज़ करता है और एक धनराशि देता है। जैसे अभी हमारी ऋतु नेगी आई हैं, वो मतलब हरियाणा गवर्नमेंट ने उन्हें बहुत अच्छा प्राइज़ दिया। मतलब और हिमाचल गवर्नमेंट ने भी दिया, पर लगता है आपको कि हिमाचल गवर्नमेंट थोड़ी-सी कंजूस करती है इसमें, मतलब थोड़ा-सा उनका रहता है, या बजट कम होता होगा या कुछ, मतलब इतना मतलब बजट नहीं होता है, उनको दे नहीं पाती है इतना। मतलब कितनी धनराशि एटलीस्ट एक जो नेशनल खेल के आता है उस स्पोर्ट्स पर्सन को मिलनी चाहिए? ये तो जो पॉलिसी जो हमारे हिमाचल सरकार ने बनाई है, तो उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। तो ये तो अभी सरकार नहीं, के। अब देखो जैसे नेशनल प्लेयर एक को आप दे रहे हैं 2-3 करोड़ मिल रहा है और एक को आप बोल रहे हैं 40 लाख भी नहीं मिल रहा है। तो थोड़ा-सा ऐसा नहीं रहता कि फिर वो तो वहाँ पे तो एक निराशाजनक वो रह जाता है प्लेयर के लिए कि फिर मैं हिमाचल की टीम से क्यों खेलूँ? मतलब मैं भी अच्छी टीम से खेलूँ, जहाँ हरियाणा टीम से खेलूँ, पंजाब की टीम से खेलूँ, जहाँ पे हमें थोड़ा-सा फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग होना तो सारा प्लेयर ही जानता है। मान लो चलो प्रशंसा
तो अलग बात है, और ख्याति होना एक अलग बात है, और एक फाइनेंशियल मतलब होना, स्टेटस भी खिलाड़ियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें क्या सोचते हैं आप, या ऐसे कि नहीं मेरा तो हिमाचल के लिए मैं खेलूँगी? नहीं, रहता तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यही रहता है कि मैंने अपने प्रदेश के लिए खेलना है। पर ये वाला जो जैसे हरियाणा सरकार की पॉलिसी है, उनकी बहुत अच्छी पॉलिसी है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है, इनको चाहे आप इनको किस तरीके से सम्मानित करते हो, ये बहुत अच्छी इन्होंने धनराशि रखी है और देनी भी चाहिए। एक स्पोर्ट्स पर्सन है, अपनी जर्नी जो लेके आया है, किस तरीके से आया है, इसको एक मोटिवेशन वो भी मिलता है और आगे अपने आप को ग्रो कर सकता है कि जो भी आपके पास, चाहे आपको इंजरी होती है या कोई किसी चीज़ की इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो तभी पूरी कर पाएगा जब उसके पास धनराशि होगी। अच्छा, एज़ ए स्पोर्ट्स पर्सन आपकी क्या रहेगा गवर्नमेंट से, कि क्या बेसिक फैसिलिटी क्या होनी चाहिए एज़ ए स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, एटलीस्ट जो एक स्टेट गवर्नमेंट को देनी ही चाहिए? फैसिलिटी देखो, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए सबसे पहले तो जैसे इन्होंने 3% कोटा तो रखा ही हुआ है, पर इसमें आपको हर साल जो भी प्लेयर आ रहा है 3% कोटे के अंदर, चाहे वो एशियन गेम्स का ए ग्रेड वाले हैं, बी ग्रेड है, सी ग्रेड वाले, तो उनको जिस भी फील्ड में अब जॉब रिक्वायरमेंट है तो वो देनी चाहिए, क्योंकि इससे मनोबल बढ़ता है, प्लेयर का भी बढ़ता है और जो आने वाली पीढ़ी है वो भी इस चीज़ से प्रेरित होती है कि नहीं, टाइम टू टाइम सरकार जो भी पॉलिसी है उसको फॉलो कर रही है। तो कम मतलब आपको जो परसेंटेज ऑफ द रिजर्वेशन है स्पोर्ट्स कोटे में, वो बहुत कम नहीं है 3%? मतलब ऐसे होना चाहिए कि जो नेशनल प्लेयर्स हैं उनके लिए अलग कोटा थोड़ा ऐसा होना चाहिए, ताकि जो और भी प्लेयर हैं, जूनियर प्लेयर हैं, उनको भी थोड़ा सा गवर्नमेंट सेक्टर में थोड़ा सा अपनी भागीदारी मिले, मतलब उनकी भी जल्दी एडजस्टमेंट हो जाए। 3 ऐसे तो अभी पीछे जैसे अपने हमारे विक्रमादित्य जी थे, तो सुनने में आ रहा था उस टाइम के स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे उस टाइम, कि 5% हम कोटा स्पोर्ट्स पर्सन का कर देंगे। तो अभी तक इम्प्लीमेंट तो हुआ नहीं है। अगर ऐसा हो जाता तो इसमें स्पोर्ट्स पर्सन वालों के लिए बहुत ही बेहतरीन वो है, एक अचीवमेंट है कि अगर ऐसा हो जाता तो जल्दी सब जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनको जॉब मिल। क्योंकि आधे जो हमारे यूथ हैं, आधे तो डर के मारे इसलिए नहीं खेलते हैं, स्पोर्ट को परस्यू नहीं करते कि इसमें तो जॉब कहाँ मिलेगी। अब देखो इतने मेडल लेना, 18-20 मेडल लेना, वो बहुत ही मतलब अपने में ही एक बड़ा कार्य है। मतलब सब लोग, सब स्पोर्ट्स पर्सन को तो नहीं मिलते होंगे इतने मेडल्स के, 18 मेडल, 19 मेडल। तो थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए कि हाँ, स्पोर्ट्स में नेशनल इतने लगाया तो थोड़ा सा उनको, चलो किसी भी विभाग में उनको अकॉर्डिंग टू उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको मतलब जॉब मिलनी चाहिए। जी, बिल्कुल। देखो, मैं सरकार से यही गुज़ारिश करूँगी कि आप इस तरीके से पॉलिसी बनाएँ कि जो ए ग्रेड वाला प्लेयर है उसको उस लेवल पे आप स्पोर्ट्स में ही कोई पोस्ट क्रिएट करें। जो बी ग्रेड वाले का है उसको उस बेस पे दे, स्पोर्ट्स पे ही, और सी ग्रेड वाले को तो उसी बेस पे मतलब डिस्ट्रीब्यूट करें जॉब को। जो हमारे स्कूलों में जैसे सामान जो स्पोर्ट्स का भी जो सामान रहता है, किट रहती है, वो बहुत कम मात्रा में आती है, बहुत कम। तो मतलब जैसे मान लो आपने, किसी ने बैडमिंटन, कोई बच्चा खेलना चाहता है गवर्नमेंट स्कूल में, मतलब जैसे मैंने देखा है, तो 1 या 2 मतलब पेयर उनके बैडमिंटन के होंगे, तो इतने बच्चे जहाँ पे संख्या मतलब मान लो आप 2-250 होगी और बच्चों खेलना, तो वो कैसे खेलेंगे उसमें? मतलब है नहीं, इक्विपमेंट नहीं है बच्चों के पास, ना वॉलीबॉल है, ना उनके पास वो है फुटबॉल है, ना उनके पास बैडमिंटन है। हाँ, वो लोग फिर उस सिचुएशन में ऐसे करते हैं कि कबड्डी खेलते हैं, क्योंकि उसके लिए कोई कमिटमेंट लगता नहीं है, या फिर आप कुछ और जैसे एथलीट में जा सकते हैं। तो मतलब कितनी मतलब संख्या में इसको कैसे इंक्रीज़ करना चाहिए कि हाँ, स्कूलों में इतना इतना तो होना ही चाहिए सामान बच्चों के, ताकि हर बच्चे की भागीदारी, पार्टिसिपेशन ज़रूरी हो वहाँ पे स्कूल लेवल पे। ये तो एक मेरे हिसाब से एक ऐसी कमेटी क्रिएट करनी चाहिए एजुकेशन में भी, कि अगर स्पोर्ट्स वाली है तो स्पोर्ट्स की तरफ हर चीज़ को मैनेज करे कि हमने किस तरीके से किस मतलब डिपार्टमेंट में कितना हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। चाहे आपका वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है, कि कहाँ कितनी रिक्वायरमेंट है। तो ये किस तरीके की कमेटी फिजिकल एजुकेशन में बनानी चाहिए।
क्या जैसे हमारे जो स्पोर्ट्स के जो खेल के हमारे मंत्री होते हैं, क्या कभी-कभी उनको भी दौरे करने चाहिए स्कूल में? क्या मतलब निरक्ष उनका करना चाहिए कि वो स्पोर्ट्स में जो है वो टीचर्स मतलब करवाने, या उनके पास इक्विपमेंट हैं उसके लिए बेसिक, ऐसा भी तो होना चाहिए कि कभी वो आए या कोई ऐसा टूर्नामेंट करे, हाँ, मतलब उनके सामने कुछ प्रदर्शन हो के उनको पता है कि नहीं, हाँ, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये तो फिर एक जो इनके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जोनल लेवल पे टूर्नामेंट होते हैं, तो ड्यूरिंग द जब टूर्नामेंट है तो आना चाहिए। ऐसे आते भी अभी नालागढ़ में हुआ था, जो स्टेट हुआ था तो वहाँ पे भी आए थे, तो फिर विजिट के दौरान देखना चाहिए कि किसका क्या रिक्वायरमेंट है। तो अच्छा, जो तो हमारे से अर्बन एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे तो फैसिलिटी बहुत अच्छी रहती है स्पोर्ट्स की। जो रूरल एरिया हमारे होते हैं, जो हमारे इंटीरियर हैं, उनमें जो बच्चा है वो अपनी प्रतिभा जो उनकी होती है वो उतनी मतलब नहीं होती है, उनकी निखर के नहीं आती है। मतलब वो दब वहाँ पे ना फैसिलिटी होती है, ना उसके संदर्भ में कैसे क्या होना चाहिए कि वहाँ पे टीचर्स भी नहीं होते हैं। तो मतलब ऐसा हो सकता है कुछ कि उन बच्चों का स्पोर्ट्स के लिए जैसे महीने में मतलब ब्लॉक लेवल पे कुछ, या बच्चों को इकट्ठा करके वहाँ पे उनका एक एटलीस्ट महीने में 1 बार मतलब उन बच्चों को वहाँ बुलाएँ और साथ में ही एक उनकी मतलब प्रतियोगिता करवाई जाए। ऐसा होना चाहिए, आप क्वार्टरली कर लो इसको, चाहे एनुअली कर लो, क्वार्टरली करना चाहिए। ऐसे कि जो इंटीरियर एरिया है वहाँ पे जो भी है स्कूल्स है जिसमें बच्चों के लिए जो अपने शारीरिक शिक्षा के अध्यापक नहीं हैं, तो वहाँ से उन्होंने बच्चों को देखो स्कूल लेवल पे कहाँ उतनी स्ट्रेंथ रहती है रूरल एरिया में, अब तो सारे अर्बन में आ चुके हैं। तो फिर रखना चाहिए, सरकार को ऐसा एक मुहिम चलानी चाहिए। जैसे कि निर्मल जी, आपकी बहुत ही यात्रा आपकी बहुत ही इंस्पायर थी। आज जितने भी व्यूअर्स ने आपकी यात्रा को जो सुनेंगे, आपके जर्नी के बारे में जिनको पता लगा, उनको ये तो उनके सारे डाउट क्लियर हो जाएँगे कि एज़ ए स्पोर्ट्स पर्सन अगर आप अपना 100% किसी चीज़ में देते हैं, तो पक्का ही आप अपने मतलब जो आपकी एक डेज़िग्नेशन है, आप उसको अचीव करेंगे। और क्या मतलब आप सेटल भी हो जाएँगे अच्छे से, और आपको फाइनेंशियल भी आपका ठीक रहेगा और आप हेल्दी भी रहेंगे। तो मेरा सभी बहुत-बहुत आभार आपका कि आप हम आए आज और अपने इतनी जो इम्पोर्टेंट अपनी जर्नी वो हमसे डिस्कस करी, और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आशा है कि आप शीघ्र ही जल्दी से जल्दी पुनः हमारे पॉडकास्ट में आएँ और इससे भी वैल्यूएबल कुछ बच्चों को जानकारी दें। तो धन्यवाद आपका, बहुत-बहुत आभार। थैंक यू सो मच दी आपका भी।